आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ज़ी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का जो टेक्सचर है वो रोटेशनल डायनामिक्स का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो एक बार हम आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन का सेटअप है। उस पे आपने क्या किया, एक प्लैंक को डाला, उस प्लैंक के ठीक ऊपर क्या किया, एक स्मॉल मास का एक व्हील रख दिया आपने। ठीक है? और आप देखो कि यहाँ पे आप एक इनएक्सटेंशेबल रोप लगाया है, स्ट्रिंग है आपका, और ये पुली जो है वो मासलेस है। मतलब कि वो पुली का सिर्फ काम है कि स्ट्रिंग को ऊपर-नीचे ले जाने में शिफ्टिंग का काम कर रहा है स्ट्रिंग को। दूसरा बात इसने बोला है कि ये विदाउट स्लिपिंग का केस है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है। इतना तो आइडिया आपके मन में लग गया है। इसने बोला है कि इस जो व्हील है, उसके केंद्र का जो एक्सेलरेशन है, वो ए है, सेंटर ऑफ मास का, और इस प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है, वह दिया है ए डैश दिया हुआ है। ठीक है? तो आपसे 4 शर्त है, चारों शर्त में से देखना है कि कौन-सा शर्त सही है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, इसमें 2 चीज़ तो समझ में आना चाहिए सर कि कैसे ये स्टार्टअप कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आया कि ये प्योर रोलिंग का केस है भाई। तो ये क्लॉकवाइज़ रोल करेगा। तो ये यदि आगे शिफ्ट करेगा, जितना स्ट्रिंग का लेंथ इधर कमेगा, उतना ही लेंथ इसका बढ़ेगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट मोशन से हम लिख सकते हैं ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है। दूसरा है कि मेरे को देखना चाहिए कि ये रोल जो करेगा, ये क्लॉकवाइज़ रोल करेगा अल्फ़ा एक्सेलरेशन से। तो मुझे इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखना चाहिए। ठीक है? हम इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जब देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि इस जो आपका विल दिया हुआ है, वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो इसका केंद्र का एक्सेलरेशन है, वो ऊपर की तरफ है। तो जितना केंद्र का एक्सेलरेशन होगा, उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है? दूसरा होगा कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे 2 प्रभाव दिखेगा। एक आपका ट्रांसलेशनल प्रभाव दिखेगा, दूसरा प्रभाव दिखेगा रोटेशनल प्रभाव दिखेगा। तो अब इस दोनों प्रभाव को यहाँ पे देखें। दूसरी बात है कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे यदि हम नेट एक्सेलरेशन पी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पी पॉइंट पे, तो दूसरी बात होगी कि सर ये इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, वो तो नीचे की तरफ बनेगा। तो हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन बाबू होता है अल्फा आर। ठीक है? तो आप लिखेंगे ए नेट पी इक्वल टू क्या लिखेंगे? अल्फा आर माइनस ए। ठीक है? और ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है। अब थोड़ा-सा एक चीज़ सोचिए कि एक तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हुआ। वो जो नेट प्रभाव आप देख रहे हैं, वो किसके-किसके कारण हुआ? ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के प्रभाव के कारण हुआ। तो आपको देखना होगा कि उस क्षण पे जो संपर्क बिंदु है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो उस क्षण पे जो संपर्क बिंदु का एक्सेलरेशन होगा, वो जितना प्लैंक का एक्सेलरेशन होगा, मतलब ए डैश के बराबर होगा। बस इतना ही समझना था भाई। अब ए डैश इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा आर माइनस ए। अब ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो अल्फा आर माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? 2a अल्फा आर। इसीलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा आर बाई 2। अब ए डैश के बराबर है, तो देखो कि ए डैश के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा आर बाई 2। तो पहला वाला जो शर्त है वो आपका सही है। तो देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये लॉजिक ही नहीं क्लियर होगा तो फिर इक्वेशन, बहुत लोग इक्वेशन विक्वेशन लिखने में डूब जाएँगे। तो इक्वेशन नहीं लिखना था, आपको जो लॉजिक है उसको पढ़ करिए। 2 चीज़ 3 चीज़ जो इसका हमने ज़िक्र किया है उसको ध्यान से देखिए। एक तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, ए है। तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा, वो भी ए रहेगा। दूसरा बात, जितना प्लैंक का एक्सेलरेशन होगा, उतना ही आपका नेट प्रभाव पी का एक्सेलरेशन होगा। अब दोनों को कोरिलेट कर लीजिए, सवाल को हैंडल करिए। आज के लिए थैंक यू।